हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो पहले देखते हैं कि ये लॉ है क्या। तो अभी तक अपन ने दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी की है, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो इसका आंसर है हाँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। और वही रिलेशन अपन किससे समझा सकते हैं? ओम्स लॉ से समझा सकते हैं। तो साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में। ठीक है, और उनका ये रिलेशन ही क्या कहलाया? ओम्स लॉ कहलाया। अब क्या था ये रिलेशन? तो ये रिलेशन है कि इफ फिजिकल कंडीशन जो है वो रिमेन सेम। तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप फिजिकल कंडीशन, जिसमें क्या क्या आता है? टेम्परेचर, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते समय टेम्परेचर चेंज नहीं करना है आपको। नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस का वायर आपने ले रखा है, जैसे कॉपर का ले रखा है तो आपको वही वायर रखना है। ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगली रीडिंग एक रीडिंग कॉपर से ली और एक किसी और मेटल की ली। उस वायर की लेंथ भी चेंज नहीं करनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं करना है। बोले तो जो चीजें जो ली है वो की वो ही रखनी है। तो अगर फिजिकल कंडीशन अपन सेम रखते हैं तो उस वायर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या है लॉ? इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब करंट के पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जिस रेशियो में अपन करंट को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। क्या इसको फ्लिप करके बोल सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी की? हाँ, इसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक ही बात है, v बढ़ाने पर i बढ़ेगा, i बढ़ाने पर v बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो क्या था? ओम्स लॉ। तो v और i के बीच में रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों में से किसी एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू उसी रेशियो में बढ़ती है। अब जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब पहले आपको मैं समझा देता हूं कि ये कांस्टेंट होता क्या। तो ध्यान से सुनना। जैसे v प्रोपोर्शनल i है, ठीक है, और सपोज करता हूं कि मैं जो है i की वैल्यू लेता हूं 2 एम्पियर, और मान लो उस समय मैंने जब v की रीडिंग मेजर की थी तो वो 10 वोल्ट थी। फिर मैंने i की रीडिंग कर ली 4, ठीक है, और उस समय जब मैंने v की रीडिंग देखी, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, किससे देखूंगा? वोल्ट मीटर से। तो उससे देखा तो पता चला कि वो कितना था? 20। जब मैंने i की रीडिंग और पहले ये डबल की, अब और डबल कर दी, 8 कर दी, तो मैंने देखा कि यहां रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है? 40 आ रही है। कितनी आ रही? 40 आ रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ा है वैसे वैसे ये बढ़ा, जिस रेशियो में बढ़ा है उसी रेशियो में बढ़ा। देखो 2 से 4 किया, डबल किया तो 10 से 20 डबल हो गया। 4 से 8 किया, डबल किया तो 20 से 40 हो गया, ये भी डबल हो गया। अब क्या मैं इन दोनों के बीच में इक्वल लगा सकता हूं क्या? आंसर है नहीं। क्यों? 10 2 के इक्वल थोड़ी होता है, 24 के इक्वल थोड़ी होता है, 48 के इक्वल थोड़ी होता है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में इक्वल पुट करना है तो मुझे एक वैल्यू चाहिए जो इन तीनों पर अप्लाई कर सके। क्या करूं? मैं इन तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करा दूं। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्या अब इक्वल लगा सकता हूं? हाँ, लगा सकता हूं। 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 सही है, 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 सही है, 40 इक्वल टू 8 इंटू 5 सही है। तो ये 5 जो है मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट। समझ में आई बात? इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं। तो v प्रोपोर्शनल i है, इसका तो मतलब है कि एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी और उसी रेशियो में बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में इक्वल नहीं लगाया जा सकता। अगर मुझे इक्वल लगाना है तो ऐसा ही एक कांस्टेंट चाहिए। यहां पर वो कांस्टेंट कौन है? r, ठीक है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है कि फिजिकल स्टेट सेम रखने पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर r एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो v इक्वल टू आई आर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? ओम्स लॉ का, जहां v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, i क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, r क्या है? रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली एक कांस्टेंट है। लेकिन कब कांस्टेंट है? इन कंडीशन पे। अपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, अपने नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं किया, अपने लेंथ चेंज नहीं की, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं किया, तो ये एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अगर मैं r का फॉर्मूला, सॉरी, इस i को इधर लेकर जाऊं तो क्या आएगा? v अपॉन आई,
और V अपॉन I किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। और R अभी मैंने बोला कांस्टेंट, इसका मतलब V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि मैं अलग अलग वैल्यू लूं, मतलब एक बार मैं I की कुछ वैल्यू ले लूं, सपोज करो I की वैल्यू 4 ले लूं, और उस समय मैं I काउंट करके देखो, सॉरी V काउंट करके देखो, और मान लो 40 आ रहा है, तो 40 और 4 का रेशियो कितना आएगा, 10। तो अगर मैं I की वैल्यू कुछ और लेता हूं, सपोज करो मैं I की वैल्यू ले लेता हूं 8, तो V की वैल्यू ऐसी कुछ होगी कि उनका रेशियो मान लो 80 हो गई, तो 80 अपॉन 8 क्या आएगा, 10 ही आएगा। मतलब हमेशा इनका रेशियो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I ये भी कह सकते हैं, और V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना था ओम्स लॉ। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक अपन क्या लेंगे, वायर लेंगे जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और एक एमीटर लगाया ताकि अपन सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर कर सके। एक वोल्ट मीटर लगाया जिससे अपन क्या फाइंड कर सकेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, और यहां पर देखो ये 4 सेल लिए और इस तरीके से अरेंज किया कि अगर मैं यहां पर देखो, ये डॉट डॉट लाइन है, अगर यहां अटैच करता हूं तो ये सेल ही काम आएगा, यहां अटैच करूंगा तो 2 सेल काम आएंगे, यहां अटैच करूंगा तो 3, यहां पे करूंगा तो 4 सेल काम आएंगे, कोई तकलीफ नहीं। ये की लगा दी। जैसे ही सबसे पहले सपोज करो कि अपन यहां अटैच करते हैं और एक सेल लगाते हैं और सर्किट ऑन करते हैं, तो करंट पास होने लगेगी। तो सेटअप सर्किट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, एक ही सेल काम लेंगे। ठीक है, तो वो सेल ले लिया सोर्स ऑफ करंट की तरह, और V और A या वोल्ट मीटर और एमीटर में रीडिंग देखी। यहां जो रीडिंग होगी वो किसकी रीडिंग होगी, अपने पोटेंशियल डिफरेंस की, उसे अपन V1 से डिनोट कर रहे हैं। और यहां जो रीडिंग होगी वो करंट की होगी, उसे अपन I1 से डिनोट कर रहे हैं। फिर अपन ने एक की जगह 2 सेल लिए। जब 2 सेल लिए तो फिर V की और A वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की रीडिंग चेंज हो गई। अब की जो रीडिंग आई उसे V2 I2 लिख दिया। फिर अपन ने 3 सेल लिए, फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग देखी V3 I3। फिर अपन ने 4 सेल लिए, फिर V और A की रीडिंग देखी, तो क्या आया V4 I4। मतलब जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग नोट कर लेगी। ठीक है, ये अपन ने टेबल बना ली। पहले एक सेल लिया, उस समय V और I की रीडिंग यहां लिख देंगे। फिर 2 सेल लिए, जो V और I की रीडिंग आई वो यहां लिख देंगे। फिर 3 सेल लिए, V और I की रीडिंग आई वो यहां लिख देंगे। फिर 4 सेल लिए, V और I की रीडिंग यहां लिख देंगे। लेकिन जो चीज सेम हो रही थी वो ये हो रही थी कि अगर मैं V1 अपॉन I1 निकालूं और V2 अपॉन I2 निकालूं और V3 अपॉन I3 निकालूं और V4 अपॉन I4 निकालूं, इन सारे केस में जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा सेम आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, जितना रेजिस्टेंस का आपने यहां वायर लिया था। सपोज करो आपने 5 ओम का वायर लिया था, तो यहां पर 5 जो होगा हमेशा रेशियो आएगा, और V और I का रेशियो सेम आता है और वो रेजिस्टेंस के सेम आता है। V और I का रेशियो सेम आना और वो R के बराबर आना किसको डिनोट करता है, ओम्स लॉ को। तो ये अपने ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, एक इन जब वैल्यू को देखेंगे तो आपको लिखेगा कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ रही है। एक और चीज, अगर मैं ये V की जितनी भी वैल्यू है उसको ग्राफ की इस एक्सिस पे ड्रॉ करूं और I की जितनी भी रीडिंग है उसे इस एक्सिस पे ड्रॉ करूं, और मान लो जैसे V1 की जो I1 की जो रीडिंग है वो यहाँ, V1 की जो रीडिंग है यहाँ, और डॉट डॉट करके ऐसे मर्ज करूं तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, फिर और पॉइंट आएगा, फिर और पॉइंट आएगा, फिर और पॉइंट आएगा, और इसको मिलाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। किन्हीं भी दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और वो एक स्ट्रेट लाइन आए जो यहां से पास हो, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ भी प्रूफ कर रहा है कि V प्रोपोर्शनल क्या है, I है। तो ये अपन एक्सपेरिमेंट से ओम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एग्जाम में आता है कि ओम्स लॉ समझाओ और आपको एक्सपेरिमेंट का ना पूछे, तो अभी मेरा ये सजेशन है पहले यहां तक लिखे, उसके बाद 3 चीजें जरूर करें। ये थ्योरी छोड़ सकते हैं, बाकी ये डायग्राम जरूर बनाए और ये ग्राफ जरूर बनाए। 2 तो काम 100% करने, और टाइम हो तो ये टेबल भी बना दे। ठीक है, तो ये अपना ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट करते समय आप टेम्परेचर चेंज ना करो, वायर का मटेरियल चेंज ना करो, वायर की लेंथ चेंज ना करो, और जो अपना थिकनेस है वो चेंज ना करो, तो जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते और लेते हैं रेजिस्टेंस। देखो जब अभी अपन ने ओम्स लॉ किया था तो अपन ने V प्रोपोर्शनल I लिखा,
और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगा है तो वहां एक कांस्टेंट लिखा था जिसे कहा रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन उठता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करना, मतलब किसी चीज को रोकना। अब यहां कौन रोकेगा, क्या रोकेगा, वो अपन को समझना है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। पहली चीज क्या है कि जो कंडक्टर की ये खुद की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, ये अपोज करेगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा। रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो अपोज जरूर करेगा। तो किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, उसे अपन क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे अपन क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। किस वजह से ये रेजिस्टेंस होता है इसे भी अभी समझेंगे। अभी आप सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। चार्ज के फ्लो में या करंट के फ्लो में जो रजिस्ट होता है उसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है। अगर ओम्स लॉ से मैं आर का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। वहां था V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन आई। अब मैं निकालता हूं इसकी यूनिट। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? जो फॉर्मूला है उसमें जो चीजें हैं उसकी यूनिट पुट कर देंगे। तो V की यूनिट क्या है? वोल्ट। I की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। कोई तकलीफ नहीं। और इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही अपन क्या कह सकते हैं? ओम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओम। मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट पूछे, अपन वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखे तो भी सही है, और ओम लिखे तो भी सही है। ये अभी तक ऐसा बार बार हुआ है। पहले जब करंट टॉपिक पढ़ा था तो कुलाम अपॉन सेकेंड, उसको अपन ने एम्पियर लिख दिया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था अपन ने, तो वहां जूल अपॉन कुलाम ये था, और उसको अपन ने वोल्ट लिख दिया था। अब यहां वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसको अपन ने क्या लिख दिया? ओम। और ओम का ये सिंबल भी होता है, ठीक है, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी ऐसा कुछ आता है तो अपन ने एक और चीज कॉमन लिखी थी। पहले 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी थी, फिर 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी थी। अब किसकी लिखेंगे? 1 ओम की। तो 1 ओम क्या होता है? अगर मैं V की जगह 1 वोल्ट लूं, I की जगह 1 एम्पियर लूं, तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 कितनी आ जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। इसका मतलब इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, एंड करंट जो फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। कोई तकलीफ नहीं। तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ये 1 ओम की डेफिनेशन। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन करंट। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू V अपॉन आर। कहां से आया ये? अपने ओम्स लॉ से निकाला। और इसमें साफ दिख रहा है कि अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये अपॉन में। अगर इसकी वैल्यू मैं कम करूंगा तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस का करंट पे क्या इफेक्ट होता है? उल्टा इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट घटती है, और रेजिस्टेंस घटने पर करंट बढ़ती है। और ये तो होना ही था, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि वो जो होती है वो चार्ज के फ्लो को रोकती है। तो चार्ज के फ्लो को रोकने वाली चीज ज्यादा होगी तो करंट तो कम ही फ्लो होगी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट इज अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लोअर द वैल्यू ऑफ करंट, और लोअर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हायर द वैल्यू ऑफ करंट। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट एक चीज है, रजिस्टर वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, वो क्या है? तो रजिस्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और वो फिक्स रेजिस्टेंस है। मान लो एक वायर है और मैं कहता हूं कि उसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो मैं उस वायर को रजिस्टर कह सकता हूं। तो रजिस्टर क्या होता है? अ कंडक्टर और वायर विथ सर्टेन फिक्स रेजिस्टेंस, जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस हो, ऐसे वायर और कंडक्टर को रजिस्टर कहते हैं। मतलब रजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। देखो अभी अपन ने कहा है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मान लो एक सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही थी और मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करूं। तो ये करने के मेरे पास दो तरीके, और दोनों तरीके कहां से आते हैं? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। मतलब करंट किस किस से चेंज हो सकती है? V से और R से। ठीक है।
अगर मैं जो V की वैल्यू है वो चेंज करूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करूं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगी। तो एक तरीका तो है करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने का, वो है पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि सर्किट में जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वही लगा रहे, उसमें छेड़खानी नहीं करनी, और फिर मैं चाहता हूं कि करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो, तो वो मैं किससे कर सकता हूं, आर से कर सकता हूं। अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू को घटाऊंगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो एक ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, मतलब V की वैल्यू को चेंज किए बिना वो करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। और ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब ये अपन एडजस्ट कर सकते हैं रियोस्टेट से। रियोस्टेट से अपन अगर करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो सर्किट में करंट कम हो जाएगी, और रियोस्टेट से अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रियोस्टेट जब आप लैब में देखते हैं तो आपको ऐसा एक सिलेंडर दिखता है, उसके ऊपर ऐसे वायर लपेटे हुए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और यहां पर एक ऐसी नोब होती है जिसको आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर अपन जैसे जैसे इसको आगे खिसकाता जाऊंगा वैसे वैसे, देखो यहां से मान लो करंट ऐसे अंदर एंटर की और एक टर्न से बाहर आ गई, तो सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस काम किया। अगर मैं इसको थोड़ा आगे खिसकाता हूं तो अब क्या होगा, करंट एंटर आएगी, एक वायर फिर दूसरा वायर फिर बाहर आएगा, तो अब की बार दो दो मतलब टर्न में से पास हुई, इसका मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा हुआ। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आगे खिसकाऊंगा तो क्या होगा, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न। तो जैसे जैसे आगे खिसकाऊंगा करंट इस पूरे में से सर्कल में से पास होगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे इस तरफ मूव करूंगा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट क्या होती जाएगी, कम। अगर मैं इसको पीछे खिसकाऊं तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, इसीलिए इस चीज को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी चीज को रियोस्टेट कहते हैं। और इसका क्या काम है, ये करंट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब करंट की वैल्यू सर्किट में बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन V चेंज किए बिना। मतलब अपन को करंट तो चेंज करनी है तो V से भी कर सकते हैं, लेकिन V में कोई चेंजेस नहीं किए। अब करंट की वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल में की जाती है उसे रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट का क्या होता है, सिंबल होता है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आया कहां से, अभी अपन ने लिखा कि करंट के फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो क्वेश्चन उठता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कौन करता है। तो इसको समझते हैं। देखो सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि हर चीज में एटम होता है, ठीक है। अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इन एटम से भी क्या करता है, टकराता है। देखो बीच बीच में एटम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो वो एटम पे क्या करेगा, टकराएगा। और ये कॉलिजन जो है वो करंट के फ्लो में क्या कर रही है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है, और यही ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। क्यों सेटअप किया, क्योंकि अपन ने देखा था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं करते, प्रीवियस वीडियो में देखा था, तब तक करंट पास नहीं होती, मतलब तब तक चार्ज फ्लो नहीं करता। तो जैसे ही सेटअप करेंगे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, लेकिन और यही इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो कारण होगा किसका, करंट का। बट द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन कंडक्टर। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव नहीं कर सकता। कौन रोकेगा उन्हें, दे कोलाइड विथ एटम एंड आयन प्रेजेंट इन कंडक्टर। ये कंडक्टर में जो एटम है इनके साथ वो क्या करेगा, टकराएगा। और दिस कोलिजन अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कोलिजन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। और यही कोलिजन, यही रोकना क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर ये कोलिजन ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये कोलिजन कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। अब मान लो मैं दो तीन सब्सटेंस लेता हूं, एक ही साइज के, एक ही थिकनेस के, और एक जैसे ले रखे, और मैं कहूं कि इन तीनों में इसका रेजिस्टेंस काफी कम है, इसका मतलब इसमें से करंट आसानी से पास होगी क्योंकि अपोज करने वाला कम है। इसका मतलब ये कैसा होगा, कंडक्टर होगा।
और अगर मैं कहता हूं कि इन तीनों में से ये वाला भाई साहब ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होगा तो करंट फ्लो करने देगा ही नहीं, वो रोक ही देगा। मतलब रेजिस्टेंस तो इसमें भी था और इसमें भी था, लेकिन कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कम होता है तो रोकना तो चाहता है पर रोक नहीं पाता। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाता, इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगी। अब पता चला कुछ सब्सटेंस जैसे मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब पूछे कि क्यों कंडक्टर है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम होता है। प्लास्टिक ये इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये अपने आज का टॉपिक हुआ। लेकिन इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने रह गए, तो पहले वो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज का वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं आज के टॉपिक पे बेस्ड। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस गिवन है। अपन को क्या कह रहा है कि कितनी करंट होगी। ठीक है, अपन को क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, V दे रखा है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अगर थ्योरी से ना समझ में आए तो देखो अपन यूनिट से पहचान सकते हैं। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 ओम, आसान है निकालना। देखो V इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, एकदम सिंपल। V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू कितनी है 1200। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाएगा 0.18 एम्पियर, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते देखो, एक और चीज है अपने, सेम का सेम क्वेश्चन है। इस बार जो है, इस बार भी अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है। इस बार भी V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट ही है। इस बार बस R अलग है, R कितना है इस बार 100 ओम। ठीक है, तो अपन को I निकालना है, वो का वही, ये का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V अपॉन R। ठीक है, V कितना दे रखा है क्वेश्चन में 220 दे रखा है और R कितना दे रखा है 100, तो सॉल्व कर लेंगे। देखो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2.2 और एम्पियर। यूनिट जरूर लगाएं आप पीछे, यूनिट याद रख के यूनिट जरूर लगानी। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉन अ करंट 4 एम्पियर। एक सर्किट में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और वो कितनी करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितनी करंट होगी जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे। मतलब ध्यान से सुनना, पहले सीन में क्या दे रखा है कि V1 जो है वो कितना है 60 वोल्ट, और उस समय जो है अपने करंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 एम्पियर। और ये कह रहा है कि अगर मैं ये वैल्यू बढ़ा दूं V की 120 कर दूं, तो ये V की दूसरी रीडिंग है, अगर ये कर दूं तो बताओ करंट कितनी हो जाएगी। इसका मतलब I2 निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इन दोनों रीडिंग को यूज करके R निकालते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है IR होता है ना, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 R। R के नीचे 1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो R कैसे निकाल सकता हूं V1 अपॉन I1। ठीक है, V कितना है 60 और I1 कितना है 4, दोनों को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, अब ये की ये वैल्यू यहां यूज कर सकता हूं, इसका मतलब अब मुझे RB मालूम है, कितना मालूम हो गया 15 ओम। तो अब मैं निकाल सकता हूं V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2R। अगेन R के नीचे 2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो तो दोनों केस में सेम है, क्योंकि यहां कुछ नहीं दे रखा कि कोई फिजिकल कंडीशन में चेंज किया है। तो अपन को क्या निकालना है I2 निकालनी है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन R। ठीक है, V2 कितना था 120, R कितना है 15, डिवाइड करेंगे तो 15 8 जा कितने होते हैं 120, तो 8 आ जाएगा 8 एम्पियर। एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर। अननोन रजिस्टर है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। ठीक है, और जो बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, और कह रहा है कि कितनी करंट ये ड्रॉ करता है 2.5 MA का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, मिली की जगह 10 की पावर 3 लिख देंगे, एम्पियर की जगह एम्पियर। जैसे 1 किलो कितना होता है 1000 के बराबर होता है,
1 किलो ऐसे लिखते हैं ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम। वैसे 1 मिली 10 की पावर 3 नहीं -3 के बराबर होता है। तो आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, आर, तो आराम से निकाल सकते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, v अपॉन आई करके, ठीक है, एकदम सिंपल। v की जगह v की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू रख देंगे 2.5, और क्या होगा 10 की पावर-3। कोई तकलीफ नहीं। अब इस पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे। जब पावर ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे लाने पर। यहाँ -3 था, ऊपर जाएगा तो +3 हो गया, नीचे 2.5, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। अब 120 में 25 से क्या करेंगे, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.8, और 10 की पावर कितनी है, 3, तो क्या आंसर हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम भी लिख सकते हैं, और ध्यान से सुनना, इसको ये भी लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। क्या लिख सकता हूं, किलो ओम भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 1 किलो इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3। कोई तकलीफ नहीं। तो ये था अपना ओम्स लॉ और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।